जय महाकाल दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी CHSL 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस। ठीक है, जो कि हमारा 2 जुलाई 2024 को शाम को 5:15 से 6:15 तक, यानी कि 5:15 से लेकर 6:15 की शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। और जो कि 2 तारीख का चौथी शिफ्ट था। कौन सी शिफ्ट में था? 2 तारीख की चौथी शिफ्ट में था। और ये वीडियो हमारा एसएससी CHSL 2024 सीरीज़ का 8वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 7 वीडियो और आ चुके हैं जो कि पुराने एनालिसिस हैं। इससे पहले जो पेपर हुए थे उसके एनालिसिस हैं। अगर आपने उन वीडियो को देख लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उन वीडियो को भी देखें इस वीडियो के बाद, ताकि आपको और अच्छे से रीजनिंग समझ में आ जाएगी और आपको पेपर में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। शुरू करेंगे हम हमारा पहला प्रश्न बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये जो समुच्चय है ना, इन दोनों समुच्चयों में संख्याओं में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारे इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन की संख्याओं में है। तो सबसे पहले वो संख्या कह रहा है हमारे पास पहले समुच्चय में 18, 7 और 119। ठीक है, दूसरे समुच्चय में कह रहा है वो 11, 9 और 90। अब हमें देखना है इन समुच्चयों में हमारा क्या संबंध आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 18 इंटू करेंगे 7। तो 18 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। कितना आएगा? 126। 126 में से हम इस 7 को घटा देंगे। 126 में से हम इस 7 को जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119। कितना आ जाएगा? 119। ठीक इसी प्रकार हम करेंगे 11 इंटू 9 करेंगे। तो 11 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 99। कितना आएगा? 99। और 99 में से जब हम ए वाला 9 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। कितना आएगा? 90। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा और उसमें से हमें दूसरी संख्या घटानी है। तो पहला हम देखेंगे, पहला हमारा जो ऑप्शन है 13 इंटू 5। 13 इंटू 5 करते हैं हम, तो 13 इंटू 5 हमारा होता है 65। कितना होता है? 65। 65 में से जब हम दूसरी संख्या यानी कि 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 60। कितना आएगा? 60। लेकिन हमें दिया है 58, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे 12 इंटू 4। 12 इंटू 4 करेंगे तो हमारा होगा 12 इंटू 4 बराबर 48। कितना हो गया? 48। 48 में से अब दूसरी संख्या यानी कि 4 हम घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 44। कितना मिल जाएगा हमें? 44, जो कि हमारा ऑप्शन में भी दिया है 44। तो फिर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 12,4 इंटू 44। ठीक है, इस तरीके से हमें इसमें देखना है क्या नियम लग रहा है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे और उसमें अल्फ़ाबेट के स्थान पर चिन्हों को लिखते जाएंगे। तो 11 सबसे पहले लिखेंगे हम 11। उसके बाद बी का अर्थ है इंटू करेंगे, इंटू फिर 11 हो गया। उसके बाद है डी का अर्थ है माइनस का हो गया हमारे पास 68 के बाद ए का अर्थ है भाग करेंगे हम यहाँ, भाग के बाद 4 है, 4 के बाद हमारा सी है, सी का अर्थ है प्लस, और प्लस के बाद फिर करेंगे हम 4। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले करेंगे हम भाग और इधर का कर लेंगे हम गुणा। तो 11 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास आ गया 121। कितना आ गया? 121 माइनस 68 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 17 और ए प्लस का हमारा 4 हो जाएगा। कितना? 4। अब हम 121 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 125। कितना हो गया? 125। 125 में से हम 17 को घटा देंगे। जब 125 में से हम 17 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 108। कितना आएगा? 108। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को हमें इस तरीके से करना रहता है। अब बात करेंगे हम अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में BROW को 7542 लिखा जाता है और WORM को 7295 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में B को कैसे लिखा जाएगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो पहले तो हम समझने के लिए यहाँ इसको लिख लेते हैं। ठीक है, BROW को लिखा जाता है 7542 और WORM को लिखा जाता है 7295। अब हमें देखना है यहाँ बी का कोड कितना है। इसका बी का कोड पूछ रहा है वो हमसे। तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में एक तो इधर हमारे पास W कॉमन है। ठीक है, W हो गया। और इधर क्या कॉमन है? हमारे पास 7 कॉमन है, इसको हटा देंगे हम। फिर इसके बाद R कॉमन है दोनों में, तो फिर यहाँ हमारे पास 5 कॉमन है दोनों में, इनको हटा दिया। अब हमारे पास O कॉमन है तो O को हटा देंगे और इधर से हम 2 को हटा देंगे। इन तीनों के लिए कॉमन हो गए। अब बी के लिए ऊपर वाले में बचा, बी के लिए इधर बचा केवल 4 और एम के लिए बचा नीचे वाले में 9। ठीक है, वो अगर पूछेगा आपसे तो इन्हीं 2 का पूछेगा और किसी का नहीं पूछेगा, क्योंकि और बाकी 3 का हमें डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी और जो कि निकल नहीं पाएगा। तो वो किसका पूछ रहा है? बी का। तो बी का हमारे पास हो गया 4। कितना हो गया? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा इसका।
अब बढ़ेंगे हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। हमारे पास mn दर्पण है जो कि एक खड़ा हुआ दर्पण है। खड़े हुए दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट का पोर्शन हमारे पास राइट में पहुंच जाता है और राइट का पोर्शन लेफ्ट में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें करना रहता है। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, क्यू। क्यू आएगा तो क्यू की पोजीशन हमारी बदल जाएगी। ठीक है, इधर है ना क्यू, तो क्यू अब इस साइड हो जाएगा, पी के जैसे हो जाएगा क्यू। कैसे? पी के जैसे हो जाएगा। तो पी के जैसे क्यू हमें केवल और केवल किस में दिया है, 3 में और 4 में। तो फिर हम 1 और 2 ऑप्शन को हटा देंगे। सबसे पहले पी के बाद हमारे पास ई है, ई भी बिल्कुल सही है। ई के बाद एम है तो एम सही है। एम के बाद हमारा के है तो के भी दोनों में सही है। उसके बाद हमारे पास 7 है, तो जब 7 इस तरीके से है तो दर्पण में बनाएंगे तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का 7 हम देखेंगे केवल ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो 7 है ना, ये जल प्रतिबिंब का 7 है, लेकिन हमें दर्पण प्रतिबिंब चाहिए खड़ा वाला, तो फिर 4 नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा और 3 नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। SLE, CXS, प्रश्नवाचक चिन्ह WVU, GHI। इसके बाद हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो ये सवाल जो है ना वो आप लोगों के लिए है होमवर्क का सवाल है। इस सवाल का उत्तर जो है ना वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर 5वें नंबर का जो सवाल है, इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है सही उत्तर। ठीक है, तो कमेंट में इसका आप उत्तर बताएंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि वो कह रहा है कि प्रश्न और आनंदित में हमारा जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रसन्न और आनंदित। तो प्रसन्न और आनंदित दोनों ही शब्दों के अर्थ एक समान है। ठीक है, प्रश्न और आनंदित 2 शब्द हैं ना, इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या है, हमारे एक समान है, क्योंकि दोनों ही खुशी और संतुष्टि की भावना को व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्रसन्न माने खुशी यानी खुश होता है, और आनंदित माने संतुष्टि या खुशी, इसका मतलब भी होता है। तो हम देखेंगे इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन के अर्थ एक ही आ रहे हैं। तो यहाँ तो हो गया हमारा वफादार और विश्वासघात, तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के अपोजिट, इसको हम हटा देंगे। दूसरा हमारा हो गया प्रगति और ठहराव, ये भी हमारा अपोजिट हो गया दोनों, तो इसको भी हम हटा के चलते हैं यहाँ से। तीसरा हमारा आ रहा है नम्र और भद्र, तो फिर हमारा तीसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नम्र और भद्र जो है ना वो दोनों एक ही शब्दों के अर्थ हैं या एक दूसरे के समान हैं। ठीक है, नम्र का अर्थ होता है हमारे पास विनम्र, नम्र का अर्थ क्या होता है, विनम्र, और भद्र का अर्थ होता है शालीन। क्या होता है, शालीन। तो यहाँ दोनों के अर्थ एक ही समान निकल कर आ रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर 6 का हमारा उत्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नम्र और भद्र प्रसन्न और आनंदित के समान ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूह में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अभी हमने जो सवाल किया था वैसा ही सवाल है। इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि इन दोनों में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारे चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में निकल कर आ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, इनके क्रम लिखते हैं। सबसे पहले जी है, जी का क्रम हमारे पास होता है 7, के का क्रम होता है 11 और आई का क्रम होता है 9। फिर अनुपात, एम का क्रम हो गया 13, क्यू का क्रम 17 और ओ का क्रम हो गया हमारे पास 15। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखेंगे सी का क्रम होता है हमारे पास 3, जी का क्रम 7, ई का क्रम हो गया हमारे पास 5। ठीक है, अनुपात, आई का क्रम हो गया हमारे पास 9, एम का क्रम हो गया हमारे पास 13 और के का क्रम हो गया हमारे पास 11। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, प्लस का तो हो गया इसमें 4, क्या हो गया, प्लस का 4 और इसमें माइनस का 2, माइनस कितना हो गया 2। यहाँ भी हमारा प्लस का 4 हो गया और इसमें माइनस का 2 हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं तो प्लस 4 और माइनस 2। ठीक है, इसमें भी वही नियम लगेगा, प्लस 4 और माइनस 2। ठीक है, अब हमें देखना है चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में ए वाला नियम लग रहा है हमारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जे का क्रम हमारा कितना होता है, जे का क्रम होता है 10, कितना होता है 10। जे के बाद है ओ का क्रम होता है हमारा 15 और एम का क्रम होता है हमारे पास 13। अब हमें यहाँ एक चीज़ देखना है, जे और ओ यहाँ अंतर कितने का हो गया, यहाँ अंतर चला गया हमारा 5 का, लेकिन हमें अंतर चाहिए 4 का, तो फिर हमारा ये गलत हो जाएगा, इसको हम चेक नहीं करेंगे। अब हम करेंगे अगले वाले को चेक। एल का क्रम होता है हमारे पास 12, पी का क्रम होता है हमारे पास 16 और एन का क्रम होता है हमारे पास 14। ठीक है, अनुपात, आर का क्रम होता है हमारे पास 18, बी का क्रम होता है हमारे पास 22, बी का कितना हो गया 22 और टी का हमारे पास हो गया 20। अब हम इसमें देखते हैं 12 और 4 प्लस 4 हो गया इसमें,
और 16 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 14 आएगा, तो -2। यहाँ भी हमारा +4 हो गया और यहाँ हमारा हो गया -2। ठीक है, तो ऊपर वाले में जो नियम लग रहा था वही हमारे दूसरे ऑप्शन में भी नियम लग रहा है। तब हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब दूसरे ऑप्शन में भी वही संबंध है जो हमारे प्रश्न के युग्म समूह में है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि निम्न आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। यानी कि हमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी इसमें। तो इस सवाल में सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास हमें एक बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बी की पोजीशन यहाँ है, फिर बी की पोजीशन पहुँच गई यहाँ, फिर यहाँ, तो फिर बी तो सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास यहाँ, और बी यहाँ हमारे पास केवल 2 ऑप्शन में है, सी में और डी में। तो फिर हम 1 और 2 ऑप्शन को हटा देंगे। अब हमें सी में और डी में ये देखना है कौन सा हमारा सही होगा। तो बी की पोजीशन तो हमारी फाइनल हो गई कि बी हमारा आएगा यहाँ पे। अब बी के बाद हम देखते हैं बी की पोजीशन हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ के बाद बी पहुँच गया हमारा यहाँ सबसे इस कॉर्नर पर। इसके बाद तीसरे वाले में बी पहुँच गया हमारा यहाँ। ठीक है, फिर बी पहुँच गया यहाँ, तो फिर चौथे वाले में भी आएगा। अब फिर यहाँ आ जाएगा भी, कहाँ आ जाएगा भी यहाँ। तो भी हमारे दोनों पोजीशनों में यहाँ भी सेम है। ठीक है, और दोनों पोजीशनों में हमारे पास त्रिभुज यहाँ भी सेम है। तो हमें एक्स और सी में अंतर देखना है कि एक्स और सी हमारा दोनों अलग कहाँ आ रहा है। चूँकि अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक्स और सी दोनों अलग हैं, लेकिन जब हम प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में केवल एक्स ही है। एक एक्स यहाँ है, यहाँ और फिर यहाँ। हमारे पास प्रश्न में कहीं से कहीं तक सी नहीं है, तो फिर प्रश्न में हमारा सी नहीं आएगा। जब प्रश्न में ही सी नहीं है तो फिर अगली आकृति में सी कैसे आ जाएगा। इसलिए हमारा जो एक्स वाला पोर्शन है ना वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, शब्द FRAMED की प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो शब्द दिया है ना उसको लिखेंगे FRAME और D, इसको हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सेट करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है हमारे पास ए लिख दिया। ए के बाद हमारा आएगा डी लिख दिया हमने। डी के बाद आएगा ई लिख दिया हमने यहाँ पर। ई के बाद आ रहा है हमारा एफ भी लिख गया। एफ के बाद आएगा एम लिख गया। एम के बाद आएगा बचा हुआ हमारा आर। इस तरीके से हमारी वर्णमाला ए से लेकर शुरू होती है। अब हमें ये देखना है कि शब्द क्या कह रहा है हमारा, नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरा हमारा हो गया डी। कौन सा हो गया, डी। और दाएं से दूसरा हो गया हमारा एम। डी और एम के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं। तो डी का क्रम होता है हमारे पास 4, एम का क्रम होता है हमारे पास 13। कितना होता है, 13। जब इन दोनों के बीच में हम अक्षर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 13 में से घटाएंगे 4, 13 में से हम 4 घटाएंगे और उसमें से हम 1 और घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर 8। कितना आ जाएगा, 8। तो डी और एम के बीच कुल 8 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। आप चाहे तो ABCD लिखकर या वर्णमाला लिखकर आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में SORT को 4698 क्या कह रहा है वो हमारा, SORT को 4698 लिखा जाता है तथा RUST को 6429 लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। जो हमारे पास कॉमन होगा उसको हम हटा देंगे और जो बचेगा वही उसका कोड हो जाएगा। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है आर कॉमन है इधर, यहाँ हमारे पास 4 कॉमन है, हटा दिया। 4 के बाद हमारे पास आर है, आर हटा दिया, यहाँ से हम हटा देते हैं 9। फिर उसके बाद हमारे पास टी हटा दिया, टी के बाद हमने 6 हटा दिया इधर से कॉमन। ठीक है, अब ओ के लिए हमारे पास ऊपर बचा केवल और केवल 8 और यू के लिए बचा हमारे पास 2। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ओ का, तो ओ के लिए हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 8। अब आप कहेंगे सर इसमें एस, आर और टी इनके लिए क्या कोड होगा, तो इनके लिए कोई भी कोड नहीं होगा और कोई भी इस कोड को नहीं निकाल पाएगा क्योंकि हमें पता नहीं है इसमें एस के लिए वो क्या कह रहा है, आर के लिए क्या कह रहा है और टी के लिए क्या कह रहा है। जो बचता है केवल वो उसी का पूछता है। तो आप परेशान ना हो, आपको इस सवाल में परेशान नहीं किया जाएगा। सीधा सिंपल सवाल है, आप देखते से ही हल कर देंगे इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति एक्स निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि ये जो हमारी आकृति है ना, ये आकृति हमारी इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में उपस्थित है, लेकिन हमें चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 3 में हमारी इस तरीके की जो आकृति है ना वो हमारी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 3 में हमारी प्रश्न आकृति
जैसे कि तैसी उपलब्ध है। तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 9 का संबंध 47 से है। 9 का संबंध 47 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 12 का संबंध 62 से है। 12 का संबंध 62 से है। ठीक है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए निम्न में से किसका संबंध 17 से है? तो 17 का संबंध किससे होगा? तो यहाँ आप देखेंगे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 9 इंटू करेंगे हम 5, तो हमारे पास हो जाएगा 45। कितना हो गया? 45। 45 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 47। ठीक है, इसी प्रकार 12 का इंटू 5 करेंगे तो हमें मिल गया 60। 60 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 62। ठीक है, यानी कि इंटू 5 और प्लस 2 करना है हमें उसमें। तो जब 17 का इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा? 85। और जब इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 87। कितना होगा? 87। और 87 हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हम कहेंगे फिर हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। हमारा mn दर्पण है, खड़ा हुआ दर्पण है और हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट वाला हमारा पहुंच जाता है भाग राइट में, राइट वाला भाग आ जाता है लेफ्ट में। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, अंकों को देख लेंगे, हमारे जो अक्षर है ना उनको देख लेंगे। सबसे पहले हमें प्राप्त होगा 7, और 7 भी हमारा विपरीत पोजीशन में प्राप्त होगा। तो 7 हमें केवल और केवल 1 और 2 में दिखाई दे रहा है, और इस वाले में जो 7 है ना वो दर्पण प्रतिबिंब यानी जल प्रतिबिंब का होगा, तो ए हमारा हो जाएगा गलत। और ए वाला 7 बिल्कुल जैसे कि जैसा दिया है, तो ए वाला भी गलत। अब 7 के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। 7 के बाद देखेंगे हमारा क्यू, सॉरी 7 के बाद देखेंगे पी, तो पी हमारा दर्पण प्रतिबिंब में क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आर, तो आर भी दोनों में सही है। एच भी दोनों में सही है। उसके बाद एट द रेट भी दोनों में सही है। उसके बाद 5 पहले वाले ऑप्शन में 5 जैसे कि जैसा लिखा है, दूसरे वाले में दर्पण प्रतिबिंब की छवि बनी है, तो हम कहेंगे फिर हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पहला हमारा गलत हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं। समीकरण है हमारा 95, बी के स्थान पर हमें चाहिए इंटू 8 के बाद है हमारा डी का अर्थ है माइनस का हो गया हमारे पास 12 के बाद ए का अर्थ है भाग यानी कि डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 के बाद है हमारा सी का अर्थ है प्लस के बाद करेंगे हम 16 यानी कि 16। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे भाग, फिर हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो 95 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 760 यानी कि 760। माइनस करेंगे, 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 6, प्लस का हो जाएगा हमारे पास 16। कितना हो गया? 16। अब 760 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 776। कितना आएगा? 776। और उसमें से जब हम 6 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 770। कितना मिलेगा? 770, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम आपको समझा रहे हैं बहुत डिटेल में, इसलिए आपको यहाँ सब टाइम लग रहा है सवाल में, लेकिन पेपर में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। पेपर में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड देना है इस सवाल को और तुरंत सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ आपको समझाने के लिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। फिर से हमारे पास दर्पण आ गया। अब इसमें हमें क्या देखना है, लेफ्ट पहुंच जाएगा राइट और राइट आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट में। सबसे पहले ई आएगा, तो ई अब हम क्या करेंगे, इसको ई वाली जो है ना, ई पहले में हमारा ई जैसे कि जैसा है इसको हटा देंगे। दूसरे वाले में ई उल्टा हो गया यानी कि जल प्रतिबिंब हो गया, इसको हटा देंगे हम। ठीक है, अब बचा हमारे पास चौथे में हमारे पास ई फिर से हो गया दर्पण प्रतिबिंब यानी कि जल प्रतिबिंब वाला, तो इसको भी हटा देंगे। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में हमारे पास जितने भी अक्षर हैं ना वो सभी दर्पण प्रतिबिंब का रूल फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ हमारे पास है 12, 60, 20, 100, 60, 300, 260 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें दिखाई दे रहा है 12 इंटू करेंगे 5 तो हमें मिलेगा 60। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दिया। अब 20 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिल गया 100, इसको भी छोड़ दिया यहाँ पे। अब 60 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 300। कितना मिल जाएगा? 300। अब 260 कितना 260 इंटू 5 करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा? तो 260 इंटू 5 करेंगे
तो 5 का गुणा का अर्थ होता है जो हमारे पास संख्या दी है उसको आधा कर दो, उसको हमने कर दिया आधा, 260 का आधा 130 और उसके बाद एक जीरो और लगा दो। तो 260 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1300, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमारे पास श्रृंखला दी है 3, 10, 24, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद है 73, 108, 150 और 199। कितनी दी है? 199। अब हमें देखना है इसमें क्या नियम लग रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे अंतर। 3 और 10 में अंतर है हमारा 7 का। कितना अंतर है? 7। 10 और 24 में अंतर है हमारे पास 14 का। 24 और प्रश्नवाचक में अंतर हमें पता नहीं है। प्रश्नवाचक और 73 में भी हमें अंतर नहीं पता। अब 73 और 108 में अंतर देखेंगे। 73 और 108 में अंतर होगा हमारा 35 का। ठीक है, 108 और 150 में अंतर है हमारे पास 42 का, और 150 199 में अंतर है हमारे पास 49 का। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 7, 14, 35, 42 और 49, यानी कि 7 का पूरा पहाड़ा है इसमें। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे हो जाएगा 7 तिया 21, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौको 28 और फिर 7 पंजे 35, 7 छक्के 42 और 7 7 49। तो यहाँ हमारे पास आ गया 21। अब 24 में हम 21 जोड़ देंगे तो हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 24 और 21 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 45। कितना मिलेगा? 45। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 3 कथनों के बाद 1 और 2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। ठीक है, आपको निश्चय करना है कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन या कथनों के अनुसार हैं। सबसे पहला हमारा कथन कह रहा है सभी आग पानी है। तो हमारे पास सबसे पहले तो लेंगे हम आग। ठीक है, तो ये हमारा आग हो गया, ए वाला पोर्शन। अब वो कह रहा है कि जितने भी आग हैं वो हमारे पानी हैं। तो सभी आग पानी हमारे इस तरीके से हो गए। अब कह रहा है वो कुछ पानी पृथ्वी है। कुछ पानी हमारा जो है ना, पानी का इतना इतना हिस्सा, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, अब अगले कथन में कह रहा है कोई भी पृथ्वी वायु नहीं है। तो पृथ्वी और वायु इनमें कोई भी संबंध नहीं है, तो इनमें कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब निष्कर्ष कह रहा है वो कुछ आग पृथ्वी है। तो आग हमारे पास यहाँ है और पृथ्वी हमारे पास यहाँ है। चूँकि यहाँ हमारे पास बीच में जगह खाली है तो आग और पृथ्वी के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब फिर कह रहा है कुछ आग वायु है। आग हमारे पास यहीं रह गया और वायु हमारे पास यहाँ हो गया। तो हम कह देंगे फिर आग और वायु में भी कोई संबंध नहीं है, यानी कि दोनों निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो हमारी जो वर्णमाला की श्रृंखला दी है ना, इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले दिया है हमारे पास ई। क्या दिया है? ई। तो ई में देखने के लिए हम ई में संबंध देखने के लिए सबसे पहले ई का क्रम लिखेंगे हम। ई का क्रम हमारे पास हो गया 5, सी का क्रम हो गया हमारे पास 3 और एफ का क्रम हो गया हमारे पास 6। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है ना वो हमारे पास है जे। जे का क्रम होता है हमारे पास 10, एच का क्रम होता है 8 और के का क्रम होता है हमारे पास 11। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओ का क्रम होता है 15, एम का क्रम होता है हमारे पास 13 और पी का क्रम होता है हमारे पास 16। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। टी का क्रम हो गया हमारे पास 20। कितना? 20। आर का क्रम हो गया 18। कितना? 18 और यू का क्रम हो गया हमारे पास 21। अब हमें इसमें अंतर क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हमें अंतर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ इन दोनों में अंतर आ रहा है 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। ठीक है, तो 20 के बाद हमारा आएगा 25। क्या आएगा 20 के बाद? 25। 25 पर हमारे पास होता है 22। क्या होगा 25 पर? 22। इसके बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, यानी कि +5। तो 18 में जब +5 करेंगे तो हमें मिलेगा 23। कितना मिलेगा? 23। 23 पे हमारे पास होता है W। क्या होता है? W। फिर देखेंगे यहाँ 6, 5 11, 5 16 और 5 21 और 21 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 26। कितना मिलेगा? 26। 26 पे हमारा होता है Z। तो हमारे पास आ गया YWZ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
कागज़ की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज़ कैसा दिखाई देगा? तो हमारे पास एक कागज़ दिया है इस तरीके से, चौकोर कागज़ दिया है हमें, ठीक है। उसमें क्या है, उसका एक फोल्ड तो ऐसे हो गया, उसका एक फोल्ड हो गया पहले ऐसे, यहाँ साइन दिया है ऐसे, फिर दूसरा फोल्ड हो गया ऐसे, मतलब इधर को जाएगा। तो 4 फोल्ड होंगे इसमें। तो 4 फोल्ड के बाद यहाँ 2 छेद कर दिए हैं। अब यहाँ 2 छेद होंगे ना, तो अगले वाले में एक छेद हो जाएगा यहाँ और एक हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और जब खुल के निकल के आएगा ये, तो हमारे पास एक छेद रहेगा यहाँ पर और एक रहेगा यहाँ, एक रहेगा यहाँ और एक होगा यहाँ पर हमारा। इस तरीके से हमारे 8 छेद बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 8। अब हमें देखना है कि 8 छेद किस तरीके से समान है, मतलब ए इस तरीके से बनाएगा और ए इस तरीके से बनाएगा। इस क्रम में हमारे छेद होंगे। तो इस क्रम में हमें दिख रहा है कौन से वाले में है, इस क्रम में केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में हमारे चारों छेद उपस्थित हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि 20 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? क्या सवाल है हमारा? वही सवाल आ गया। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है हमारा, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो हमें एक आकृति दी है, इस आकृति में हमें बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहा है एक हमारे पास हो गया ए वाला त्रिभुज, 1 और 2, ठीक है, 2 त्रिभुज हो गए। उसके बाद हमारे पास 3 और फिर 4 ए हो गए, फिर 5 और 6 त्रिभुज तो हमारे पास हो गए छोटे छोटे। अब हम बड़े त्रिभुजों को देखेंगे। बड़े त्रिभुज इसमें बन रहे हैं हमारे पास 2। कौन कौन से? एक ऐसा बन रहा है, ठीक है, और एक त्रिभुज बन रहा है हमारा ए वाला। 2 त्रिभुज हमारे पास हो गए बड़े। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी इसमें 8। कितनी हो जाएगी? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि चारों ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से समान है, एक ऑप्शन जो है ना वो इनमें से अलग है। तो उस ऑप्शन की हमें पहचान करना है। तो हमें पहचान करने के लिए इन चारों ऑप्शनों के सबसे पहले हमें क्रम लिखने पड़ेंगे। इनका वर्णमाला में क्या क्रम होता है? तो सबसे पहले लिखेंगे एम पी आर। एम का क्रम हमारे पास होता है 13। एम का क्रम कितना हो गया? 13। पी का क्रम हो गया 16 और आर का क्रम हो गया हमारे पास 18, ठीक है। इसके बाद हम लाइन खींचेंगे यहाँ। टी का क्रम हो गया हमारे पास 20। कितना हो गया? 20। डब्ल्यू का क्रम हो गया हमारे पास 23 और बाई का क्रम हो गया हमारे पास 25, ठीक है। फिर हम देखेंगे बी, ऑप्शन नंबर 3 में बी का क्रम 2। बी का क्रम कितना? 2। ई का क्रम हो गया 5 और जी का क्रम हो गया हमारे पास 7। फिर जे का क्रम होता है हमारे पास 10। एम का क्रम 13 और एन का क्रम हो गया हमारे पास 14। अब हमें देखना है कि इनमें क्या अंतर आ रहा है। तो इनमें अंतर देखेंगे, यहाँ हमारा हो रहा है प्लस का 3। कितना? +3 +2, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे हम तो प्लस का 3 और प्लस का 2। यहाँ देखेंगे +3 और +2, ठीक है। लेकिन जब यहाँ देखेंगे तो प्लस का 3 तो हो रहा है इसमें हमारा, लेकिन यहाँ केवल प्लस का 1 हो रहा है। हमें चाहिए प्लस का 2, लेकिन यहाँ 1 हो रहा है। तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा तीनों ऑप्शनों से अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, a + b का अर्थ है a b का भाई है, a - b का अर्थ है a b की बहन है, a × b का अर्थ है a b के पिता है और a / b का अर्थ है a b की माँ है। ऊपर दिए गए गणितीय संकारकों के समान अर्थ का उपयोग करते हुए ज्ञात करें कि निम्न में से कौन सा विकल्प यह प्रदर्शित करता है कि P S के पिता है, यानी कि P S के दादा हैं। कौन है? P S के दादा हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं P S के दादा किस ऑप्शन में आ रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में सबसे पहले कह रहा है P + Q। प्लस का अर्थ है भाई, तो P है ना हमारे पास, वो Q का कौन हो जाएगा? भाई, ठीक है। P Q का हो गया भाई, ठीक है। अब Q / R। डिवाइड का अर्थ है A B की माँ है, यानी कि Q R की कौन हो गई? माँ, ठीक है। Q R की माँ हो गई। अब R × S। इंटू का अर्थ है पिता, तो R जो है ना वो S के कौन हो गए? पिता। R S के कौन हो गए? पिता। R हो गए पिता और Q हो गई कौन? माँ R की। तो Q S की कौन हो गई? Q S की हो गई दादी। Q S की हो गई दादी
और दादी के ए जो है ना, ए कौन है, भाई, तो ए पी एस के दादी के भाई हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा गलत हो जाएगा, हमें दादा चाहिए, तो इसको हम कर देंगे गलत। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, पी इंटू क्यू, तो इंटू का अर्थ है ए बी के पिता है, पी क्यू के पिता है, क्या हो गया, पी क्यू के पिता है। अब क्यू इंटू आर, इंटू का अर्थ फिर से पिता हो गया, तो क्यू इंटू आर, तो हमारा क्यू हो जाएगा प्लस, क्यू आर के पिता हो गए, ठीक है। अब आर प्लस एस, प्लस का अर्थ है भाई, आर एस का कौन हो गया, भाई हो गया, ठीक है। अब एस के पिता कौन हो गए, क्यू, और क्यू के पिता कौन हो गए, पी, तो पी एस के फिर हो जाएंगे दादा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा बिल्कुल सही है, पी एस के दादा हो रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण लिखते हैं हम सबसे पहले 90, 90 के बाद हमारा है माइनस, माइनस को हमें बदलना है डिवाइड से, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10, 10 के बाद है इंटू, इंटू को बदलेंगे हम प्लस से, प्लस हो जाएगा हमारे पास 36 यानी कि 36, 36 के बाद प्लस है, प्लस को हम करेंगे इंटू से चेंज, इंटू 52 यानी कि 52, उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड को हम करेंगे माइनस से चेंज, माइनस का 49, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, तो 90 में जब हम 10 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9, फिर करेंगे हम प्लस, प्लस के बाद 36 और 52 का इंटू करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1872। कितना मिलेगा हमें, 36 और 52 का गुणा करने पर 1872, 1872 यहाँ पे माइनस करेंगे 49, ठीक है, माइनस 49 कर दिया तो 1872 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1881। कितना आएगा, 1881, और उसमें से हम 49 माइनस कर देंगे, तो 49 माइनस करेंगे 1881 में से तो हमारे पास आ जाएगा 1832। कितना आ जाएगा, 1832, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, जस्टिस शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, जस्टिस, JUSTIC और E, ये हमें जस्टिस दिया हुआ है। इसको हमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगाना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आएगा हमारे पास C, क्या आएगा, C, C के बाद आएगा हमारे पास E, C के बाद आएगा E, E के बाद आएगा हमारे पास I, क्या आएगा, I, I के बाद आता है J वर्णमाला में, I के बाद आएगा J, J के बाद हमारे पास आएगा S, S आ गया हमारा वर्णमाला में, S के बाद आता है हमारे पास T, T आ गया, और T के बाद आएगा बचा हुआ हमारा U। ये हमारी वर्णमाला सेट हो गई। अब वो क्या पूछ रहा है, नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे, ठीक है, क्या कह रहा है, बाएं से दूसरे, यानी कि बाएं से दूसरा है हमारे पास E, कौन सा है, E। अब और दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर 1, 2, 3 और 4, यानी कि E और J के बीच वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो दो अक्षरों के बीच में अक्षर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के सबसे पहले क्रम लिखते हैं। E का क्रम होता है हमारे पास 5, J का क्रम होता है हमारे पास 10। कितना होता है, J का क्रम 10। दोनों के बीच में अक्षर निकालने के लिए इन दोनों को आपस में घटाएंगे। 10 में से हम घटाएंगे 5 को, 10 में से 5 घटाएंगे, उसके बाद हम 1 और घटा देंगे तो हमारे पास इन दोनों के बीच में अक्षर आ जाएंगे। तो 10 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5, 5 में से 1 और घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि E और J के बीच कुल अक्षर कितने हैं, 4। आप चेक कर सकते हैं। E के बाद आता है F, F के बाद आता है G, G के बाद आता है H, H के बाद आता है I, ठीक है। ये 4 अक्षर E और J के बीच में होते हैं। तो कुल कितने अक्षर आ गए, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।